हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं डीसीएम टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है उसका मेजर टेस्ट है एमटीएस 6 आउट ऑफ 16। तो 6 वाले मेजर की हम बात करेंगे, 6 नंबर मेजर की बात करेंगे। पेपर पूरा यहाँ पे नीट वेस्ट बनाया हुआ है। मैं केवल ऑर्गेनिक के पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। जैसे आपको पता है कि एनटीए ने अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, उसी पैटर्न पे ये पेपर है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव कंपाउंड बी, ठीक है, इन सोल्यूबल बी सोल्यूबल इन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन कंपाउंड ए इज। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एन कंटेनिंग कंपाउंड से है। आप ये देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। बाय दिस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। हम इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट हमें क्या बोला है उसके बारे में, तो क्वेश्चन को लगाएं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री अमीन में RNHH, चाहे एलिफेटिक हो भले ही एरोमेटिक हो। 2 डिग्री अमीन R2NH और 3 डिग्री अमीन R3 और ये N। 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ClS डबल बॉन्ड O और ये रिंग, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको मैं बोल सकता हूं PHSO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, HCl बाहर हो जाएगा और बनेगा RNHS डबल बॉन्ड O और ये रिंग। ड्यू टू दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर की है, ये इसको हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये NaOH में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा H की वजह से और ये सोल्यूबल। 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा ClS डबल बॉन्ड O और ये PH, यहां से भी HCl बाहर होगा R2NS डबल बॉन्ड O और ये PH। अब यहां मैंने डाला NaOH, तो ये NaOH में क्या है, इनसोल्यूबल है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये वाला जो है वो इनसोल्यूबल इन NaOH ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए ये इनसोल्यूबल है। बट हमें बोल रहा है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके कंपाउंड बी बनाता है, और वो जो बी है ए कंपाउंड है, फिर बी बनाता है, बी NaOH में सोल्यूबल है, तो ए कौन सा कंपाउंड है, 1 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन जो है वो PHSO2Cl से रिएक्शन ही नहीं करती है। तो इस वजह से हम आंसर अपने क्वेश्चन को लगाएं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव कंपाउंड बी, बी इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, कंपाउंड ए इज सोल्यूबल है तो 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। तो इस बेस पे अगर हम देखें 1 डिग्री एमीन हमें कहां दिया हुआ है, 1 डिग्री एमीन हमें दिया हुआ है थर्ड में, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ हाफमान ब्रोमेमाइड विद एमाइड द कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट इज। अच्छा क्वेश्चन है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, एमाइड की रिएक्शन है R, ये CONH2 रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस Br2 से, या फिर NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड O माइनस Br, इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमाइड। तो यहां पे मुझे पता है CO गायब होता है और RNH2 बनता है, मतलब कार्बन का डिग्रेडेशन होता है, नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, वेल नोन रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड। तो ये जो CO है ना वो किस फॉर्म में बाहर आता है, CO2 फॉर्म में बाहर आता है। फिर ये CO2 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड है तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, Na2CO3 करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया बेस, इस एसिडिक ऑक्साइड का एसिड क्या हो गया H2CO3, H2CO3 NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो Na2CO3 बनेगा, और आप पढ़ते भी हो साइड में क्या बनता है, Na2CO3 बनता है, NaBr बनता है और H2O बनता है।
3 मोल NaOH कंज्यूम्ड होते हैं। तो इस प्रकार से जो CO लॉस्ट हुआ है, कार्बोनिल कार्बन जो लॉस्ट हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, कार्बोनेट फॉर्म में हुआ है। तो आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट ये किसी सा क्वेश्चन है, 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए यूज में लेते हैं, यूज्ड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। किसके लिए यूज में लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज में लेते हैं, यूज्ड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, हम 2,4-DNP मतलब H2NH और ये NO2 और ये NO2, दिस इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यहां से H2 बाहर होता है और ये बनता है NH और ये NO2 और ये NO2। येलो ऑरेंज सॉलिड हमें ऑब्टेन होता है और ये येलो ऑरेंज सॉलिड हमें इस बात का इंडिकेशन देता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां देखें हेलोजन के लिए नहीं लेते, एमाइन के लिए नहीं लेते, ईथर के लिए आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन है, साइनाइड की रिएक्शन ALH आइसोब्यूटाइल। तो ये रिएजेंट जो है ना वो है डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां पहले साइनाइड जब रिएक्ट करेगा तो पहले इसका रिडक्शन होगा तो ये इमीन में जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो यहां से OH OH H H, एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो डाइबल और H2O, तो यहां एल्डिहाइड बनेगा। ये सेम रिएक्शन हो सकती है, स्टेपन रिडक्शन कराओगे तब ये सेम प्रोडक्ट बनेगा। जब आप रिएक्शन कराओ SnCl2 प्लस HCl फर्स्ट, फिर सेकंड क्या दे दो, H2। तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा देखें। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, वो भी एक्सेस में दिया हुआ है। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। डबल बॉन्ड को एक पर्टिकुलर केस में करता है, एरोमेटिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो तब डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, अदरवाइज ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर देगा। यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा ये CH2OH में। NO2 ग्रुप एलिफेटिक NO2 है, एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक को रिड्यूस कर देगा NH2 में। यहां ये कीटोन है तो इसको OH इसमें रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कहां पे आपको मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। इसमें डबल बॉन्ड को रिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये अनरिड्यूस रहा है, बाकी रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अक्स, उसकी रिएक्शन करवाई है हमने Br2 और NaOH से। ठीक है, प्रोवाइड C3H9N। ठीक है, गिव पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट। ये जो कंपाउंड है वो क्या देता है, पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट क्या होता है, CHCl3 प्लस KOH हम यूज में लेते हैं इसमें। और ये कार्बिल एमीन टेस्ट है ना, ये है टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एमीन है तो 3 कार्बन पे 1 डिग्री एमीन एक ही बनेगी, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब अक्स क्या है, तो ये देखो ये कौन सी रिएक्शन हुई है, होपमान ब्रोमेमाइड। किसकी रिएक्शन है, एमाइड की। 3 कार्बन का एमीन बनाया तो 4 कार्बन का एमाइड ले लो, CH3 CH2 CH2 CONH2। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था
जिसमें ये CO गायब हो जाएगा, ये NH2 इधर लगा जाएगा। तो अक्स जो कंपाउंड है वो ये वाला है, C3H9 ये वाला कंपाउंड है। पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट दे रहा है तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि ये 1 डिग्री एमीन है। इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2 NC, ये आइसोसाइनाइड बनेगा। ऑफेंसिव ऑर्डर का होता है, बेकार सी इसकी स्मेल होती है। दिस इज कार्बिल एमीन टेस्ट। हमें पूछा है कंपाउंड अक्सोन ट्रीटमेंट विथ Br2NaOH प्रोवाइड C3H9 व्हिच गिव पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट, कंपाउंड अक्स इज, तो कंपाउंड अक्स जो आएगा वो आएगा फर्स्ट। ठीक है भाई, ये वाला तो देगा ही नहीं, नोट एमाइड, ये भी एमाइड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी ये टेस्ट नहीं देता है, तो आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन का नाम बताना है कि कौन सी रिएक्शन क्या है। तो N2CuCuCl2 ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सेंडमायर। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, गाटरमान। यहां एल्किल हैलाइड सोडियम ईथर की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन कौन सी है, हुर्ज। और यहां एरिल हैलाइड सोडियम और ईथर, इसका नाम है फिटिक। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है कि कौन सी क्या है। तो मैंने ए में बोला कि ए में आएगा सेंडमायर, मतलब ए में सेकंड ऑप्शन आने वाला है। तो ए में सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में से कोई आ सकता है। फिर बी में आपका आना है फोर्थ ऑप्शन। तो बी में फोर्थ ऑप्शन कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। सिंपल सा कॉलम मैचिंग है, रिएक्शंस के नेम आपको बताने हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा देखें। The increasing order of the boiling point of the major product A, B and C of the following reaction will be। यहां पे ये क्या दिया हुआ है, प्रोक्साइड। कौन सा प्रोक्साइड है, PHCOO और ये COPH। तो यहां HBr का एडिशन करवाना है प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। रिएक्शन कौन सी होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। यहां सिंपल HBr दिया हुआ है तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, EAR होगी, ये होगी वाया कार्बोकेटाइन। और यहां भी सिंपल HBr दिया हुआ तो यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ये भी वाया कार्बोकेटाइन। इनके प्रोडक्ट बनाने तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट या न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इधर H2 है, CH2 है, यहां एक हाइड्रोजन है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा Br। इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, H+ यहां जाएगा, तो इसमें ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसमें सिमेट्रिकल पोजीशन है, किधर भी घुमा दो तो इसमें ये वाला बनेगा, उधर H और इधर Br। अब इन तीनों का आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molecular weight, directly proportional to van der Waals force and directly proportional to surface area। surface area बढ़ता है तो van der Waals force बढ़ता है। inversely proportional to branching, branching बढ़ेगी तो surface area कम हो जाएगा और boiling point भी van der Waals force कम हो जाएगा, boiling point भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ का है, अनब्रांच्ड। सबसे ज्यादा अनब्रांच्ड ए है तो ए का सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहाँ आई, बी में, तो फिर सी का हो जाएगा और सबसे कम किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा ए का, फिर सी का, फिर बी का, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये सिंपल सी रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की कुछ रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। CHCl3NaOH, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रायमट ईमान। ऑर्थो पोर्शन पे फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा OH और ये CHO, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। Br2 इन CH2 तो मोनोब्रोमिनेशन होगा तो ऑर्थो भी बनेगा प्लस पेरा भी बनेगा। हमेशा जनरली मेजर कौन सा होता है, पेरा वाला, ये वाला मेजर होगा और ये वाला कौन सा होगा, माइनर होगा। आपको पूछा है ए और बी। अच्छा ध्यान रखना, अगर यहां Br2 एक्वस दे दे तो ट्राइब्रोमिनेशन होता है, बट हमें एक्वस नहीं दिया हुआ है, हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 दिया हुआ है, नॉन एक्वस कंडीशन दी हुई है, तो मोनोब्रोमिनेशन होगा
OH जो है वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है, तो ऑर्थो वाला भी बनेगा, पेरा वाला भी बनेगा, बट मेजर कौन सा बनेगा, पेरा वाला बनेगा। ऐसा ऑप्शन देखो हमें पूछा है रेस्पेक्टिवली A एंड B क्या होंगे, तो A तो ये होगा और B ये होगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन हेल्प इन डीलिंग द ब्लड क्लोटिंग, कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर जाएगा, विटामिन की टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, तो एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जाएगा, इसमें आ जाएगा विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2-bromo-3-methyl butane yield एज ए मेजर प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस करवाना है किसका, 2-bromo-3-methyl butane। तो देखो इधर 2-bromo CH3 CHBr CH3 ये H और ये CH3, इसकी रिएक्शन करानी है H2O से, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और वीक न्यूक्लियोफाइल किस रिएक्शन को फेवर करता है, फेवर SN1, ये SN1 को फेवर करेगा। तो सबसे पहले Br बाहर निकलेगा, CH3CH पॉजिटिव, CH3CH3H, उसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3 CH3 पॉजिटिव। अब H2O अटैक करेगा, H2O में से कौन सी स्पीसीज जुड़ती है, OH माइनस, और इस बेस पे अगर आप आंसर चेक करना जाओगे तो यहां आपका फर्स्ट आंसर मैच करेगा। SN1 रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है वो SN1 होती है। अगर आपने H2O से करवाया है तो यहां ये बोला है कि यील्ड एज ए हाइड्रोलाइसिस, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट SN1। नेक्स्ट, ये जरूर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां अच्छा क्वेश्चन का कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, सिंपल सा हर चीज क्लियर की हुई है। 3 मोल Cl दिए हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तीनों बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और सबसे बन जाएगा पहले CCl3, ये वाला बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन कराइए Br2Fe से, तो Br2Fe क्या है, FeBr3 और ये Br, FeBr3 लेविस एसिड है, Br माइनस को ले लेगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब CCl3 कौन सा डायरेक्टिव होता है, CCl3 होता है मेटा डायरेक्टिव। कौन सा, मेटा डायरेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसका -H काम करता है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है। तो अब Br कहां जाएगा, इसकी मेटा पोर्शन पे जाएगा, CCl3 और ये Br मेटा पे। उसके बाद रिएक्शन करवाइए जिंक और HCl से, तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा देखें। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक HCl से करवाते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और Cl की जगह क्या सप्लाई कर देता, RH सप्लाई कर देता है। तो यहां भी जितने भी Cl है वहां H सप्लाई कर देगा और फाइनली क्या बनेगा, CH3 और ये Cl, Br सॉरी। ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो पहले प्रोडक्ट क्या बना, CCl3, दूसरा प्रोडक्ट मेटा पोर्शन पे Br, तीसरा प्रोडक्ट CCl3 का रिडक्शन हो गया किसमें, CH3 में, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के जो सेक्शन ए में क्वेश्चन थे, उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन बी में जिन क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं उनमें देखते हैं सेक्शन बी, यहां से सेक्शन बी हमारा स्टार्ट होता है। इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। देखें, पहला है द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर विल बी रेस्पेक्टिवली इन अबव कंपाउंड। सेक्शन बी में थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है, तो यहां ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। तो सबसे पहले कायरल सेंटर गिने, कायरल सेंटर यहां है, ये वाला कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये कंपाउंड कैसा है, एसिमेट्रिक,
तो एसिमेट्रिक है तो टोटल आइसोमर का आप फॉर्मूला पढ़ते होंगे, आइसोमर 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n क्या है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो यहां 2 की पावर 3 और कितना आ जाएगा 8, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर 3 है, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे 8, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट, कौन सा नेम करेक्ट है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन आएगा, ना कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन आएगा, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड, 4 क्लोरो मेटाजाइलिन, ना ऐसा नहीं करता, मतलब मैंने पोजीशन भी दिखा दी और कॉमन नेम भी कर दिया, दोनों साथ कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेटाजाइलिन है, बट इसका कंसेप्चुअल नेमिंग जो आईपीएससी नेमिंग होगा, मैंने यहां ये नहीं बोला है कि आपको आईपीएससी नेम बोलना है या जो भी बोलना है, मैंने बोला करेक्ट नेम क्या है। तो ये नेम सही नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आईपीएससी भी इंक्लूड कर ली, कॉमन सिस्टम भी इंक्लूड कर लिया, या तो मैं कॉमन सिस्टम से करूं या फिर मैं आईपीएससी से करूं, मैंने दोनों सिस्टम इंक्लूड कर लिए, तो सही नहीं है। ऐसे कंपाउंड का अगर हम नाम करेंगे ना, तो 1 2 3 4 ये नाम होगा, मतलब इसका नाम हम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये इसका सही नाम होगा। और जो मेटा ऑर्थो लगाते हैं वो केवल डाई सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाते हैं, मेटा ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाते हैं, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 एमिनो नाइट्रोबेंजीन ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये वाला अपना क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा, तो यहां 2 नाइट्रो बेंजीन एमीन इसका नाम होगा, तो ये भी गलत है। यहां ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन ये सही है, ये कॉमन नेम मैंने दिया है, यहां पे कॉमन नेम, ऑर्थो पोर्शन पे नाइट्रो है, एनिलीन ये एनिलीन है, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, तो करेक्ट हमें नाम पूछा था वो है फोर्थ। ऊपर वाले तीनों क्यों गलत है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये सिंपल सा है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर फॉलोइंग एमीन्स। सबको पता है कि एमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, और जब मीडियम नहीं दिया हुआ है तो आपको कौन सा मीडियम मानना होता है, एक्वस मीडियम आपको कंसिडर करना होता है। कौन सा मीडियम कंसिडर करना होता है, एक्वस मीडियम कंसिडर करना होता है, तो एक्वस मीडियम ही कंसिडर करूंगा। तो आपको यहां पे तो दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि R बराबर मिथाइल हो तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और NH3 होता है, और R बराबर इथाइल हो तो आप पढ़ते हो 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री और NH3। यहां 231 आता है, यहां 213 आता है, ऐसे आपने याद कर रखा होगा, बट दोनों मिक्स करके दे देना, क्योंकि मिक्स करके दे सकता है। एनसीईआरटी में इनकी बाकायदा पीकेबी वैल्यू दी हुई है, उस कंडीशन में कैसे करना है उसको थोड़ा सा ध्यान दे। उस कंडीशन में करना है 2 3 1, ठीक है। ये किसके लिए लिया है मैंने 2 3 1, ये वैल्यू किसके लिए लिया मैंने, ये वैल्यू ली है R बराबर ET के लिए। फिर दूसरा देखें भाई, 231 हो गया ना, अब 213 लिखना है तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 2 1 और 3, ये 213, ये किसके लिए वैल्यू है R बराबर मिथाइल के लिए। तो सबसे पहले 2 डिग्री इथाइल एमीन होगी, 2 डिग्री इथाइल के साथ एमीन होगी, तो 2 डिग्री इथाइल के साथ एमीन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद 3 डिग्री इथाइल एमीन होगी, तो 3 डिग्री इथाइल एमीन हमारे पास दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। फिर 2 डिग्री मिथाइल एमीन होगी, 2 डिग्री मिथाइल एमीन यहां भी दी हुई है और यहां भी दी हुई है। फिर उसके बाद 1 डिग्री इथाइल एमीन होगी, 1 डिग्री इथाइल एमीन कहां पे दी हुई है, वो यहां पे दी हुई है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। याद करने का तरीका भी बता दिया है, 231 लिखिए, बीच में यहां से 213 आपको लिखना है, या 23 21 13 ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आप ऐसे से याद रखो ना कि 231 लिखा, फिर यहां से 213 लिखा, ठीक है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, which outline is correct for successive hydraulic degradation product of न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो बायो के बच्चे ऑलरेडी आता होगा, फिर भी नहीं आ रहा तो मैं इसकी बात कर लेता हूं कि न्यूक्लियोप्रोटीन है तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन में टूटेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड किस में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लियो
प्रोटीन, ये सबसे पहले टूटेगा न्यूक्लियोटाइड प्लस प्रोटीन में, फिर न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन टूट जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोटाइड टूट जाएगा न्यूक्लियोसाइड और फोस्फेट आयन में, और फिर न्यूक्लियोसाइड टूट जाएगा, वो टूट जाएगा पेंटोस सुगर और हेट्रोलाइटिक एमीन्स में, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिन, एडेनिन, थाइमिन, वो वाला यहां पे आ जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर विच वन डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन। तो नाइलॉन तो रखता है, एमाइड लिंकेज होता है इसमें। ऑर्लोन किसको बोलते हैं? PAN, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल को ही ऑर्लोन बोलते हैं। CH2CHCNN इसको बोलते हैं ऑर्लोन या पॉलीएक्राइल नाइट्राइल। डेक्रोन, ये एस्टर लिंकेज है। मेलेमिक इससे बनता है NH2NNN, ये मेलेमाइन और ये मेलेमाइन और ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें तो नाइट्रोजन आएगा, तो किसमें नाइट्रोजन नहीं है? एस्टर लिंकेज में नाइट्रोजन नहीं है, ये वाला लिंकेज आएगा, इसमें लाइन नहीं है नाइट्रोजन, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पेपर बहुत ही इजी था। होपफुली आपने अच्छा ही किया होगा, अगर नहीं भी किया हुआ तो जहां कंसेप्ट आपके वीक हुए हैं उनको आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरत्न जहांगीर, टीम केमिस्ट्री, टीम CLC, DCM टेस्ट सीरीज मेजर नंबर 6 केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट का अपन सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और अपन क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 75 से 85 क्वेश्चन जो है वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। चलिए अपन डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में भी थे। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस। ठीक है ना, आयोनिक रेडियस का अपने को ऑर्डर पूछा है, अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। चलो देखो, इसमें आपको दे रखा है, एक तो लिथियम प्लस दे रखा है, एक तो आपको लिथियम प्लस दे रखा है, एक आपको सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है। ठीक है ना, और आपको दे रखा है बेरिलियम +2। जैसा कि अपन जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? साइज डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, इस साइड में जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज जो है वो डिक्रीज होगी। अगर अपन इस पर्टिकुलर इसकी बात करें तो इधर साइज डिक्रीज होगी और यहाँ पर साइज डिक्रीज होगी। लेकिन इन आपस में इनको इंटर रिलेट करना है अपने को, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों के अंदर कौन साइज में छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं साइज ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। बेरिलियम जो है वो साइज में सबसे छोटा होगा, उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में नंबर किसका आएगा? एल्यूमिनियम का। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और लिथियम, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर साइज बड़ी किसकी होगी? लिथियम प्लस की होगी। तो यहाँ इससे ठीक आगे अपन लेंगे किसको? मैग्नीशियम +2, और उसके बाद में कौन? लिथियम प्लस, और उसके बाद में सबसे बड़ा कौन होगा? सोडियम। तो यहाँ ये ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज का ऑर्डर। जब अपन पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर भी आपको, है ना, ध्यान रखना। ये तो साइज का ऑर्डर है। पोलराइजिंग पावर जो Be+2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर Al+3, फिर Mg+2, फिर Li+, और फिर Na+। अगर अपन इन्हीं आयोनिक स्पीसीज के लिए अगर अपन हाइड्रेशन एनर्जी की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन यहाँ ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो Al+3 की Be+2 से क्या होती है? ज्यादा। तो अपन देखते हैं कि आंसर अपना कौन सा होगा। देखो इधर, यहाँ पर देखो Be+2 सबसे छोटा होगा, फिर Al+3, फिर Mg+2, फिर Li+, और फिर Na+। तो आंसर आपका कौन सा होगा? बोलो, आंसर होगा आपका कौन सा? सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। When lithium react with dry NH3 gas, a product X formed X will be। ठीक है ना, अगर अपन फर्स्ट ए की बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट ए उसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अपन नीचे जाते हैं तो ध्यान देना, ये तो लिक्विड अमोनिया के साथ में एमाइड देते हैं, मेटल एमाइड। ठीक है ना, और लिथियम जो है वो अमोनिया के साथ में, है ना, ड्राई अमोनिया बोला है, तो यहाँ पर Li2NH बनेगा, लिथियम इमाइड बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ना, लिथियम इमाइड। तो आपका आंसर इसमें कौन सा जाएगा? बोलो, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
magnetic moment of NiX4 minus 2 ion is found to 0, then the ion is, देखो इधर इस क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें तो NiX4 माइनस 2, ठीक है ना, यहाँ पर अक्स जो है वो अपन मोनोडेंटेड लिगेंड लेंगे, ठीक है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। सबसे पहली बात अपन ये करते हैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल वो कितना होगा +2, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ये ले सकते हैं कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s2, और Ni+2 का कितना होगा बोलो, Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8। अपन जानते हैं कि Ni+2 का अगर कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है आर्गन 3d8, तो इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरेंगे बोलो 3d के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 3d। 4s और 4p आगे इस टाइप से है अपने पास। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा आपको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट एक्स मोनोडेंटेड एनायनिक लिगेंड है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने का मतलब हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन म्यू का मान आपको 0 दे रखा है, इसका मतलब होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 का मतलब होगा कि ड्यू टू एक्स माइनस आपको पेयरिंग करवानी है इस लिगेंड की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या होगी पेयरिंग, और पेयरिंग कराओगे तो 3D के अंदर अपने पास अगर अपन पेयरिंग करवाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में अपने पास कितने आएंगे बोलो 0, ठीक है ना। इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 0, और मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना आएगा बोलो 0। इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा, और इनर डी ऑर्बिटल अगर अवेलेबल हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बोलो dsp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। चलो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट NiX4 माइनस 2 आयन का 0 दे रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया dsp2, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 3rd। तो आपको इस समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड, है ना, एक कंपाउंड दे रखा आपको CuNH3 का होल 4 PtCl4। इस कंपाउंड के लिए अपने को नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की अपने को बात करनी है। तो देखो इधर सबसे पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है, जब आप कह सकते हो कि कैटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, बोथ आर कॉम्प्लेक्स, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटी के रूप में है तब वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बोलो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना। अब देखो इधर अगर दोनों के अंदर मेटल सेम है, अगर मान लो क्या है मेटल सेम, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो कितने होंगे, आइसोमर्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधे, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट। और केस सेकंड, केस सेकंड अगर इसके अंदर मान लो कि मेटल क्या है डिफरेंट, मेटल डिफर, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है आइसोमर्स कितने होंगे इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। किस टाइप से अपन चलो चेक करते हैं। ये जनरल सा कंसेप्ट हुआ अपने को। इसमें क्वेश्चन दे रखा है CuNH3 का 4 PtCl4। तो देखो इधर CuNH3 का 4 और PtCl4। सबसे पहले अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन लिगेंड का इंटरचेंज करेंगे। लिगेंड एक Cl को अपन इधर ले आते हैं, एक NH3 को अपन इधर ले आते हैं। तो CuNH3 का होल 3 Cl और यहाँ पर PtCl3 एक अमोनिया मॉलिक्यूल को अपन इधर ले, ठीक है ना। तो चार्ज अभी यहाँ पर कितना है बोलो +2, और यहाँ पर कितना है -2, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। एक NH3 को अगर अपन और इंटरचेंज करते हैं तब तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल एंटिटीज बन जाएगी, तो अपन इससे ज्यादा अपन नहीं, ठीक है ना। ये अपन कब तक इंटरचेंज करेंगे लिगेंड को, जब तक एंटिटीज पर चार्ज है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ अब अपन मेटल का एक्सचेंज कर देते हैं, मेटल का एक्सचेंज अगर अपन करेंगे तो देखो अपन Pt को इधर ले आते हैं,
PtNH3 का होल 4 और यहाँ पर Cu ले आते हैं अपन, एक ये नया आइसोमर बन जाएगा और अब की बार अपन यहाँ से एक Cl ले आते हैं और एक NH3 को अपन इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन गए? 4। तो आंसर आपका कौन सा होगा? देखो इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने होंगे? 4। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज कॉल्ड मेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए अपन थोड़ा सा वर्क करते हैं। कॉपर की मेटलर्जी के बारे में थोड़ी सी अपन बात करते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करें मेटलर्जी ऑफ कॉपर, उसके लिए आप जो और काम में लेते हो वो कौन सा होता है? CuFeS2, जो एक मिक्स्ड और होता है Cu2S और FeS का, ठीक है ना, Cu2S और FeS। अगर अपन इसके मेटलर्जिकल स्टेप्स की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, मेटलर्जिकल स्टेप सबसे पहले अपन ने उसको क्रशिंग कर ली, ग्राइंडिंग कर ली, उसके बाद में अपन कंसंट्रेशन अपन करवाएंगे। कंसंट्रेशन का कौन सा मेथड? फ्रोथ फ्लोटेशन। कौन सा? फ्रोथ फ्लोटेशन। उसके बाद में अपन क्या करवाते हैं? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में से क्या करवाते हैं? सल्फाइड ओर्स का क्या करवाते हैं अपन? रोस्टिंग। तो यहाँ से बात इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखो इधर अगर मैं बात करूँ रोस्टिंग की, तो कॉपर पायराइट जो है CuFeS2, इसको जब अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अपन गर्म करते हैं, इसका मतलब रोस्टिंग करवा रहे हैं। तो रोस्टिंग में क्या होगा? देखो इसके अंदर जो 2 सल्फाइड और है ना, एक तो Cu2S और दूसरा कौन? FeS। इन दोनों का क्या होगा? पार्शियल रोस्टिंग होगी, मतलब कुछ रह जाएगा, कुछ सल्फाइड रह जाएगा, कुछ FeS भी रह जाएगा, ठीक है। तो ये अनरोस्टेड में सल्फाइड और लिखा हूँ, और जो थोड़ा बहुत रोस्टिंग हुई है वो सल्फर SO2 के रूप में रिलीज हो जाएगी। हालांकि अपन ये रोस्टिंग के बाद में, रोस्टिंग अपन कहाँ पर करवाएंगे बोलो? रेवरबरेटरी फर्नेस के अंदर। कहाँ पर करवाएंगे? रेवरबरेटरी फर्नेस के अंदर। रेवरबरेटरी फर्नेस के अंदर अपन ने ये करवा दी, क्या करवा दी? रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग जो है वो क्या होगी? पार्शियल रोस्टिंग होगी। कॉपर पायराइटिस का मतलब हो गया Cu2S और FeS। Cu2S जो है वो थोड़ा बहुत अनरोस्टेड रह जाएगा और FeS भी अनरोस्टेड रह जाएगा, थोड़ा बहुत ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कन्वर्ट होगा उसका जो सल्फर है वो SO2 के रूप में जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से अपन जब रोस्टेड ओर को जब अपन बेसेमर कन्वर्टर के अंदर अपन शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर जब अपन शिफ्ट करते हैं, तो देखो इधर उसके अंदर बेसिकली Cu2S FeS बेसिकली होता है। हालांकि आप ये कहोगे कि थोड़ा बहुत रोस्टेड Cu2O और FeO भी होगा, लेकिन अपन कॉपर मेट अपन कंपोजिशन अपन ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि बेसेमराइजेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। बेसेमराइजेशन के अंदर क्या होता है? सिलिका उसके अंदर अपन काम में लेते ही हैं। तो Cu2S जो है उसका अपन ये कह सकते हैं कि रोस्टिंग होगी, ठीक है ना, रोस्टिंग होगी और पार्शियल रोस्टिंग होगी। ये कैसी होगी? पार्शियल। और फिर ये आपस में Cu2S और Cu2, ठीक है ना, ये तो रोस्टेड और हो गया और ये अनरोस्टेड और है ना, इनके आपस में रिएक्शन से क्या बन जाएगा? Cu प्लस SO2, ब्लिस्टर्ड कॉपर। तो अगर आपने कंपोजिशन में आपने Cu2 नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो एक प्रकार से इसमें आगे फर्दर बनने वाला है। तो इसमें कॉपर मेट का अपन कंपोजिशन बेसिकली क्या बताएंगे? Cu2S और FeS। FeS का आगे क्या होगा? देखो FeS का भी पार्शियल रोस्टिंग होगी, FeO प्लस SO2, लेकिन जैसे जैसे FeO बनेगा वो इसके अंदर फ्लक्स कौन सा प्रेजेंट है? SiO2। SiO2 तो वो FeSiO3 स्लैग फॉर्मेशन के रूप में अलग होता जाएगा और ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है कि अपन ने जब रोस्टिंग अपन ने करवाई रेवरबरेटरी फर्नेस के अंदर, तो वहाँ से जो अपने पास जो मिक्सर जो था जिसको अपन ने बेसिमर कन्वर्टर में डाला है, उसमें बेसिकली क्या है? Cu2S और FeS। तो कॉपर मेट, ठीक है ना, कॉपर मेट के अंदर अपन क्या बताते हैं? Cu2S और FeS। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Cu2S और FeS कॉपर मेट का कंपोजिशन अपन बताएंगे। आंसर आपका कौन सा होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ द लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। लेंथेनाइड एलिमेंट जो है वो लेंथेनम के ठीक बाद में है, ये वाले एलिमेंट है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो एलिमेंट है, अगर अपन बात करें इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है किस में एंटर कर रहा है? एफ के अंदर। एफ का सिग्मा बहुत ही कमजोर होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? काफी कमजोर। जेड 1 यूनिट से बढ़ रहा है और सिग्मा बहुत ही कम बढ़ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? आईपी बढ़ेगा। और अपन जानते हैं कि आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर सीरीज के अंदर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा, और आईपी अगर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात क्लियर है? तो अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखो, लेफ्ट अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज अपन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज में अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बेसिक नेचर ऑफ आईपी बढ़ा तो बेसिक नेचर घटा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सेकंड। आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सेस Cl2 विथ अमोनिया। ये पी ब्लॉक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए। देखो, जब Cl2 की रिएक्शन अपन करवाते हैं किससे? NH3 से, तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा एक्सेस में, ठीक है ना। Cl2 की रिएक्शन अगर आप करवाते हो किसमें? NH3 से करवाते हो, तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि एक्सेस में कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि Cl2 एक्सेस के अंदर है, तब तो प्रोडक्ट बनता है अपना NCl3 और HCl। और यदि अपन ये कहें, ठीक है ना, अगर अपन ये कहें NH3 अगर अपना एक्सेस के अंदर है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बनता है N2 और NH4Cl। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको दिया है व्हाट द प्रोडक्ट एक्सेस Cl2 दिया है, एक्सेस Cl2 दिया है, तो प्रोडक्ट अपना क्या होगा बोलो? NCl3 और HCl। आपका आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड जाएगा। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि Cl2 अगर एक्सेस में दिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपना मेन प्रोडक्ट NCl है ना, NCl3 बनेगा। और अगर अमोनिया एक्सेस में दिया है तो आपको यहाँ पर क्या प्रोडक्ट के रूप में मुख्य रूप से मिलेगा? नाइट्रोजन। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इन द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड हॉट कंसंट्रेटेड NaOH विच इज करेक्ट। ठीक है ना, Cl2 की रिएक्शन आप जानते होंगे कि NaOH के है ना, NaOH अपन हॉट और कंसंट्रेट लेते हैं तब प्रोडक्ट अलग होते हैं, और अगर अपन डाइल्यूट और कोल्ड लेते हैं तब प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अलग। तो इसकी अपन रिएक्शन देख लेते हैं। अगर अपन Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, और NaOH आपने लिया हॉट एंड कंसंट्रेट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है NaCl और NaClO3 और H2। अगर आपने यहाँ पर Cl2 और NaOH यहाँ पर अगर आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट अपना अलग बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl, NaOCl और H2। देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहाँ पर क्लोरीन का कितना है? -1, और यहाँ पर कितना है? +5। तो आप देखो इधर, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अगर एक ही स्पीसीज के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन। क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है ना। और यहां पर देखो आप, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर -1, और यहां पर कितना होगा Cl का? यहां पर Cl का कितना होगा? +1। ठीक है ना, यहां पर क्या? +1। तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो डिसप्रपोर्शनेशन। तो बहुत रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर तो
है ना, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पर हाइपोक्लोराइट बनता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि NaOH को हॉट और कंसंट्रेट लेने पर प्रोडक्ट अलग बनता है और कोल्ड और डाइल्यूट लेने पर प्रोडक्ट अलग बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो इधर, ठीक है, इसमें अपने को हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH दिया है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Cl2 का चेंज होगा 0 to +5, ठीक है ना, +5 और -1, तो ये स्टेटमेंट आपका पहला करेक्ट है। Cl2 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये बात भी करेक्ट है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बोलो, आंसर होगा इसमें आपका थर्ड। बात क्लियर है? चलिए जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, जिनोन के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए Bartlett had taken O2 plus PTF6 as a base compound, ठीक है ना, बेस कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड का क्या रोल रहा जिनोन की रिएक्शन करवाने के लिए बार्टलेट के लिए। दिस इज बिकॉज, अपन इसके ऑप्शंस को पढ़े उससे पहले अपन इसकी पूरी एक बार ये पूरा कंप्लीट इस पर मैटर क्या है वो अपन देखते हैं। देखो जिनोन जो है वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, उसके लिए कोई आइडिया एक बार नहीं था, लेकिन जब एक O2 का कंपाउंड, देखो O2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, O2 के एक मॉलिक्यूल से आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1175 किलो जूल पर मोल यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आती है। O2 से अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 1175 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, और O2 एक कंपाउंड बनाता भी है, O2 प्लस PTF6 माइनस कंपाउंड बनता है इस टाइप का O2 PTF6 जो कि रेड कलर का होता है। और फिर बार्टलेट ने ये सोचा कि जिनोन से अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पर जो IP की जो वैल्यू है, यहाँ पर IP की जो वैल्यू है वो 1170 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। तो अगर O2 से इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता है और O2 प्लस बनकर ये कंपाउंड स्टेबल एग्जिस्ट भी करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ नील बार्टलेट ने सोचा कि फिर तो जिनोन भी इस टाइप से कंपाउंड बना सकता है। अगर O2 की इतनी हाई IP रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पर कंपनसेट होकर ऐसा कंपाउंड अगर बन पाता है तो फिर तो जिनोन भी बना सकता है। तो इस बेसिस पर, इस कंपाउंड को बेस मानकर उन्होंने जिनोन के साथ में रिएक्शन करवाई, और जिनोन के साथ में फर्स्ट रिएक्शन के कौन सी रिएक्शन करवाई थी, ये वाली PTF6 माइनस, और इस टाइप का कंपाउंड जो है नील बार्टलेट ने बनाया भी और इसको सेपरेट भी किया, ठीक है ना। तो जिनोन की रिएक्शंस का जो बेस है ना, वो आइडिया एक प्रकार से इस पर्टिकुलर कंपाउंड से आया। तो कुल मिलाकर ये IP वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, IP वाली वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है इस, है ना, इस बेस पर, इस कंपाउंड के बेस मानकर और उन्होंने ये रिएक्शन करवाई। तो अपने देखो आंसर कौन सा जाएगा, बोथ O2 एंड जिनोन हैव सेम साइज, ये कोई पॉइंट नहीं है, अपना आंसर नहीं होगा। बोथ O2 एंड जिनोन हैव सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात अपन नहीं की है। बोथ O2 एंड जिनोन हैव ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पर ही उन्होंने ये, है ना, उनको ये आइडिया आया कि भाई जिनोन का कंपाउंड बन सकता है। बात क्लियर है? तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3R, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पी ब्लॉक आप जब भी पढ़ते हो तो उसमें हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड रिएक्शंस आपको बहुत ढंग से आपको पढ़नी चाहिए। इस पर अपन थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। PCl3 की अगर अपन बात करें, देखो अगर मैं बात करूं PCl3 की, PCl3 का अगर अपन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस आप जानते हो कि अपन SN2 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अपन जनरल हाइड्रोलाइसिस जो है वो कौन सी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है, SN2, है ना, SN2 के अकॉर्डिंग। तो आप ये कह सकते हो कि एक तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है उसके पास, उस एटम के पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, साथ में वो एक प्रकार से उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, दोनों फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि फॉस्फोरस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल भी है और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है।
तो वाटर मॉलिक्यूल का अटैक यहाँ पर होगा, तो इस टाइप से यहाँ पर POH का होल थ्राइस और 3HCl ये अपना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। आंसर तो अपना आ गया है, बट एक बार मैं दूसरा देखता हूँ। अगर एक PCl5 हो तो आप जानते हो कि PCl5 जो है उसका हाइड्रोलाइसिस पहले पार्शियल होगा, ठीक है ना, उसके बाद में अपन फर्दर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन होती है तो POCl3, ठीक है ना, और 2HCl इस टाइप से, ये तो हुआ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कैसा हुआ? पार्शियल। और उसके बाद में फर्दर अपन हाइड्रोलाइसिस की बात करें, ये पॉजिटिव इस पर चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा, तो यहाँ पर POOH का होल थ्राइस और 3HCl, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? H3PO4, ठीक है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं अपन H3PO3। तो वेरी इंपॉर्टेंट, PCl3 का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास, है ना, H3PO3। और अगर PCl5 का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास? H3PO4। तो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है PCl3 का हाइड्रोलाइसिस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? H3PO3 है HCl। ये प्रोडक्ट किसका बनेगा बोलो? ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5। ये प्रोडक्ट किसका बनेगा बोलो? ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5। तो अपना आंसर इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। 85, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस ऑफ HNO3 विद Zn आर गिवन एज इक्वेशन आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है ना। Zn की रिएक्शन अपन कंसंट्रेट HNO3 और Zn की रिएक्शन अपन डाइल्यूट HNO3 के साथ में भी करवा रहे हैं, तो जिंक नाइट्रेट बन रहा है और X और Y अपने को प्रोडक्ट पूछे हैं। ये काफी एक प्रकार से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। इस पर अपन थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ सीखने वाली बात अपन इससे कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट का आंसर तो अपन वैसे, है ना, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में NO2 बनेगा यहाँ पर और डाइल्यूट HNO3 के साथ में N2O बनेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, जब कभी भी अपन बात करते हैं मेटल्स पर एसिड की रिएक्शन होती है, एसिड या डाइल्यूट, देखो मेटल्स पर डाइल्यूट एसिड और वाटर की रिएक्शन होने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आप कोई सी भी मेटल का ले सकते हो, लेकिन विशेष रूप से ध्यान देना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके अंदर हाइड्रोजन के बाद में जो कॉपर आता है, कॉपर के नीचे वाली जो मेटल्स है उसमें Ag आ गया, Ag आ गया, Au आ गया, ठीक है ना। ये जो है ये डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन नहीं देगी, ये हाइड्रोजन नहीं देती है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली जो एलिमेंट्स है ना, ये डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ में क्या देती है? हाइड्रोजन। और नीचे वाली जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ में हाइड्रोजन नहीं देती, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, एम्फोटेरिक मेटल है, एम्फोटेरिक मेटल, ठीक है ना। एम्फोटेरिक में जैसे Be आ गया, Zn आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, Sn आ गया, Ab आ गया, वो तो बेस के साथ में भी, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड हो, ये तो बेस के साथ में भी हाइड्रोजन दे देगी, ठीक है ना, ये बात। अब इसका अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन ये ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मान लो डाइल्यूट एसिड की जगह पर कंसंट्रेट हो, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो, डाइल्यूट की जगह पर ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है अपने पास कौन कौन से हैं? कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। जब इनकी रिएक्शन आप अगर मेटल से करवाते हो, ठीक है ना, अगर आप मेटल से रिएक्शन अगर आप इनकी करवाते हो तो यहाँ पर गैस तो निकलेगी लेकिन कोई और गैस निकलेगी। जैसे अगर अपन NO3 की बात, HNO3 कंसंट्रेट के यहाँ जनरली NO2 निकलती है, डाइल्यूट HNO3 के अंदर N2O या NO, ठीक है ना, और यहाँ पर गैस कौन सी निकलेगी? SO2। बात क्लियर है क्या? जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड की आप रिएक्शन करवाते हो किससे? मेटल से, है ना, तो एक प्रकार से यहाँ पर गैस हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? या तो NO2 निकलेगी, कंसंट्रेट HNO3 लिया तो, डाइल्यूट HNO3 लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा? N2NO, और कंसंट्रेट H2SO4 लिया तो क्या बनेगा? SO2। बात क्लियर है?
तो देखो अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है ना, तो इसके अंदर आप मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो, कंसंट्रेट और डाइल्यूट HNO3 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैस जो है वो हाइड्रोजन निकलेगी या कोई और निकलेगी, कोई और गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होगी, पहले में आंसर आपका कौन सा होगा NO2 और दूसरे में आंसर कौन सा होगा N2। बात क्लियर है। अगर अपन कॉपर ले, यहाँ पर Zn की जगह पर क्या ले, कॉपर, तो कॉपर की रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 से करवाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो यहाँ पर गैस बनेगी कौन सी, NO2। और यदि यहाँ पर आपने कॉपर ले लिया डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो यहाँ पर गैस क्या बनती है, NO, ठीक है ना। तो NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Zn के साथ में डाइल्यूट HNO3 यहाँ पर N2 बनेगा और कॉपर के साथ में NO, ठीक है ना। तो आंसर आपका इसमें कौन सा जाएगा, बोलो, NO2 और दूसरे में क्या, NO2 और NO। आंसर आपका कौन सा जाएगा, ये वाला आंसर जाएगा, आंसर जाएगा NO2 एंड N2, आंसर नंबर 4। चलो जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन यही थे। अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपके ये वाला क्वेश्चन है, बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन डाइमर ऑफ, ठीक है ना। तो देखो इधर बैक बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो 2p सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है। फिर अपन बात करते हैं 2p 3d, उसके बाद में अपन 2p 3p और उसके बाद में अपन 3p 3p। ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, अपन नेग्लेक्ट ही कर देंगे, है ना। ये भी एक प्रकार से बहुत ही लेस एक्सटेंट, वेरी लेस एक्सटेंट, इसको भी अपन इग्नोर किया जा सकता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन होगा और ये उसके बाद में, ठीक है ना। तो बेसिकली बैक डोनेशन के लिए अपन कंडीशन ये लेते हैं, जो कि आप जानते हो इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस कोलेट्रल पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बहुत सारी चीजें उससे अफेक्ट भी हो सकती है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, डाइपोल मोमेंट हुआ, ठीक है, ज्योमेट्री हुई, लुईस बेसिसिटी हुई, काफी सारी चीजें जो अफेक्ट होती है। अपन बात करें BF3 की, अगर मैं BF3 की बात करूं तो ये BF3 है, ठीक है ना। BF3 जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लुईस एसिड होगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, हाइपोवैलेंट होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप जानते हो कि इसके बोरॉन के पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट 2p, और इसके पास में कौन सा है, बोलो, फिल्ड 2p। तो इसके अंदर ये बैक डोनेशन हो जाएगा मोनोमर में ही, इसमें बैक डोनेशन होगा मोनोमर में, क्योंकि पूछा क्या है, डाइमर के अंदर, डाइमर में। तो ये आंसर तो अपना नहीं होगा। बात करते हैं पर NO2 जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर, ठीक है ना। तो ये एक NO2 हो गया और ये एक दूसरा NO2 हो गया, ठीक है ना। तो ये पहले पैरामैग्नेटिक था और ये जब ये डाइमर बनाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर बैक डोनेशन वाली बात तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड 2 एटम्स पर आप लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन आपको नजर यहाँ पर नहीं आएगा, वैकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल का आपको इंटरेक्शन यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो बैक डोनेशन यहाँ पर अपसेट, डाइमर तो बना रहा है बट बैक डोनेशन अपसेट। AlF3 की अपन बात करें तो AlF3 आयोनिक है, क्या है, आयोनिक, Al+3 और F-, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो है ना, डज नॉट फॉर्म डाइमर, डज नॉट फॉर्म डाइमर, ये डाइमर बनाएगा ही नहीं, ये डाइमर बनाएगा ही नहीं। तो आंसर अपना ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो अपन BeCl2 और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइपोवैलेंट लुईस एसिड ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा। अगर ये डाइमर बनाता है, अगर ये डाइमर बनाता है तो ये BeCl2 का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये BeCl2 का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। बात क्लियर है। इसने यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसने इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो अपन जानते हैं कि बेरिलियम के पास तो अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि अपन जानते हैं कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p 0, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 0, और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आगे आ गया। तो आप कह सकते हो 2 वैकेंट ऑर्बिटल थे, एक वैकेंट ऑर्बिटल में तो आपको लोन पेयर मिल गया
बट अभी भी इसके पास एक दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, और क्लोरीन के पास में क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर बैक डोनेशन होगा, है ना, क्योंकि ये अभी भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट, ये अभी भी लुईस एसिड है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर बैक डोनेशन होगा और डाइमर के अंदर होगा। ये डाइमर है, ये डाइमर है, डाइमर के अंदर 2p और यहाँ पर 3p, है ना, 2p 3p यहाँ पर बैक डोनेशन की संभावना यहाँ पर है। तो आप आंसर यहाँ पर कौन सा दोगे, BeCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। As the tendency to form p-pi-d-pi bond decrease, है ना, p-pi-d-pi bond formation decrease, the tendency for the polymerization increase। ये तो एक इंफॉर्मेशन आपको दी है कि as the tendency to form p-pi-d-pi increase, tendency of polymerization increase। अगर p-pi-d-pi फॉर्मेशन की टेंडेंसी अगर इंक्रीज होती है तो पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। अब पूछा क्या है, सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन इज, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो अपने को जो 4 स्पीशीज दे रखी है, एक आपको सिलिकेट दे रखा है, एक आपको फॉस्फेट दे रखा है, एक आपको परक्लोरेट दे रखा है, और एक आपको दे रखा है क्या, फॉस्फेट। फॉस्फेट, सिलिकेट, सल्फेट और परक्लोरेट। चलो अपन इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो देखो आपको सिलिकेट दे रखा है, तो सिलिकेट आप जानते हो, ये सिलिकेट हो गया SiO4-4। एक आपको दे रखा है फॉस्फेट, ये हो गया PO4-3। एक दे रखा आपको सल्फेट, डबल बॉन्ड हो, माइनस माइनस ऑक्सीजन। एक दे रखा आपको परक्लोरेट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास सल्फेट और ये हो गया परक्लोरेट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, ठीक है ना, ये तो भाई वापस चला गया अपने पास, वापस रेडू कैसे होगा, चलो अपन इसको अपन वापस बना लेते हैं। देखो एक तो दिया आपको क्या, एक तो दिया आपको सिलिकेट, फटाफट फटाफट वापस बना लेते हैं। सिलिकेट दिया है, फॉस्फेट दिया है, सल्फेट दिया था, और परक्लोरेट आपको दिया है। अब देखो इधर, ये तो आप SiO4-4 हो गया, ये PO4-3 हो गया, ये आपके सल्फेट हो गया, और ये परक्लोरेट हो गया। आप जानते हो कि इसमें जो सेंट्रल एटम है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना, इधर से इधर जा रहे हो आप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और डी इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होंगे, तो डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो p-pi-d-pi बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आप एक कंक्लूजन विशेष रूप से ध्यान रखें, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के जो ऑक्सी एनायन है उसके अंदर p-pi-d-pi बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जान रहे हो कि यहाँ पर जो भी पाई बॉन्ड है ये p-pi-d-pi इंटरेक्शन है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप ये कह सकते हो कि टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi-d-pi, है ना, वो इंटरेक्शन है ना, तो इससे पॉलीमराइजेशन क्या होगा, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज। तो इसकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी सबसे कम होगी और इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, देखो इधर, ठीक है ना, तो आंसर आपका होगा, ठीक है ना, सबसे आपका जो पॉलीमराइजेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, है ना, सिलिकेट के अंदर। तो सिलिकेट के अंदर एक प्रकार से पॉलीमराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो ये आंसर जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर सिलिकेट के अंदर। उसके बाद फॉस्फेट में, क्योंकि इसमें p-pi-d-pi नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, p-pi-d-pi बॉन्ड कितना है, 1, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 3। इस साइड में p-pi-d-pi बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, है ना, तो पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी डिक्रीज होगी। तो आंसर आपका कौन सा होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल्टा O फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स वुड बी। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि डेल्टा
डेल्टा ओ या CFSE किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपने कोऑर्डिनेट्स की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक तो आप ध्यान रखना 3D 4D 5D नीचे जाने पर, है ना, नीचे जाने पर डेल्टा ओ का मान बढ़ता है। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें फर्स्ट PQR, इन तीनों के अंदर सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, और S में कौन है, रोडियम, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो S में रोडियम, तो रोडियम 4D का है, ठीक है ना। तो 4D का सबसे ज्यादा डेल्टा ओ किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा ओ होगा रोडियम के लिए, ठीक है ना, मैक्सिमम डेल्टा ओ 4। अब अपन बात करते हैं PQR। तो PQR ये जो तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन है, कोबाल्ट, ठीक है ना। तो उसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। लिगेंड आपको कौन कौन से दे रखे हैं, FH2O NH3, FH2O और NH3। इस साइड में जाने पर स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लिगेंड जो है वो इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो डेल्टा ओ इंक्रीज होगा। तो आप ये कह सकते हो कि नीचे जाने पर ये करेक्ट ऑर्डर है। ये जो आपको दे रखा है ना, ये जो आपको लिगेंड्स दे रखे हैं तीन, नीचे जाने पर लगातार इंक्रीज होगा और सबसे ज़्यादा रोडियम के लिए, एस के लिए सबसे ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये तो गलत होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि एस के लिए सबसे ज़्यादा, तो इसमें एस सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। बाकी पी क्यू आर कंटिन्यूसली बढ़ेगा, तो आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, वाई इज ऑक्सीजन सुपीरियर टू फ्लोरीन इन स्टेबलाइजिंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में स्टेबल होती है, बट इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा स्टेबल होती है। इस बात को अपन समझते हैं। देखो इधर, अगर मैं बात करूँ टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है ना, ये मैंने बात कर ली। जैसे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2। आप जानते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इक्वल होती है ns इलेक्ट्रॉन और n-1d के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ns इलेक्ट्रॉन और n-1d के अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने बोलो, 4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी, +4, यहाँ पर कितनी होगी, +5, यहाँ पर कितनी हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और यहाँ पर NS और n-1d के अनपेड इलेक्ट्रॉनों का सम कितना हो रहा है, तो मैक्सिमम कितनी होगी, 7। अब पहली बात तो ये कि ये जो डीप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये किन के साथ में शो करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किन के साथ में शो करते हैं। तो सबसे बेस्ट है अपने पास ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कारण क्या है, एक तो ये स्मॉल साइज के हैं और एक इनकी EN ज्यादा है, या ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप इनको बोल सकते हो। हायर OS में ले जाने के लिए अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आने के लिए ज़्यादा एटम्स का आवश्यकता पड़ेगी, तो स्मॉल साइज के तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण आप कह सकते हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन बेस्ट है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो कौन ज़्यादा बेस्ट है, तो गलती से अपना आंसर इसमें फ्लोरीन कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। इसमें ऑप्शन बेटर होगा, क्यों, देखो इधर, अगर आप फ्लोरीन के साथ में इसकी हायर OS शो करो तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, TiF4, यहाँ पर कौन सा बनेगा, VF5, यहाँ पर कौन सा बनेगा, CrF6, और यहाँ पर कौन सा बनेगा, MnF7 बनना चाहिए, बट ये नहीं बन पाएगा क्योंकि ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। हालांकि कंपाउंड इसका नॉन है फ्लोरीन के साथ, वो केवल फ्लोरीन के साथ नहीं है, ठीक है ना, वो ये वाला। अगर अपन मैं बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर TiO2, यहाँ पर V2O5, और यहाँ पर CrO3, और यहाँ पर Mn2O7। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर आप फ्लोरीन के साथ में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि मोनोवेलेंट है, फ्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट, तो ज़्यादा संख्या में आपको फ्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण कम ऑक्सीजन ही हायर OS में ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम को +6 में ले जाने के लिए केवल 3 ऑक्सीजन काफ़ी है, Mn को +7 में ले जाने के लिए 2 Mn के बीच में 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम, और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किसके साथ में होगा बोलो, ऑक्सीजन के साथ में। ऐसा क्यों,
ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो इधर बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो ये तो सपोर्टिव बात नहीं है। अगर अपन बात करें बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ये आपका आंसर भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू मेटल, आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड होगा। बात क्लियर है? चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्लोरीन एटम कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन अराउंड सेंट्रल एटम, है ना। आपको 4 मॉलिक्यूल दिए SF4 CS3F, है ना, BrF3 PCl3F2। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? SF4 की। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं SF4 में सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। SF4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 4 तो सिग्मा, लॉन पेयर कितना है? 1, बॉन्ड पेयर कितना है बोलो? 4। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बोलो? हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3d। अब अपन जानते हैं कि sp3d के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है ना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ये ज्योमेट्री होती है। ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये इक्वेटोरियल होते हैं। ये कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये कौन से हैं बोलो? एक्सियल बॉन्ड। आप जानते हो कि एक्सियल जो बॉन्ड्स हैं, वैसे देखा जाए तो sp3d जो है इसके अंदर ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 एंड pd। तो ये जो ऑर्बिटल्स है यहाँ वाले, उनमें आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर p कैरेक्टर क्या होंगे? ज़्यादा। और p कैरेक्टर अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर कौन से एटम जुड़ेंगे? हाई En वाले, ठीक है ना। तो फ्लोरीन को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है एक्सियल बॉन्ड पर जोड़ने के लिए। बात क्लियर है क्या? तो मैं फ्लोरीन को जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो एक फ्लोरीन मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा यहाँ जोड़ दिया, अब बच गए 2 फ्लोरीन। 2 फ्लोरीन को अपने को इक्वेटोरियल पे जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक लॉन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पर ही रहेगा, लॉन पेयर इक्वेटोरियल पर ही। अगर आप चाहते हो कि इक्वेटोरियल पर इस फ्लोरीन को 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे एट ए टाइम हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो SF4 में फ्लोरीन को हर कहीं पर भी अपन नहीं रख सकते। बात क्लियर है? एक्सियल पर आपको हाई En वाले पहले रखने हैं। तो आंसर आपका SF4 तो नहीं होगा। चलो अपन दूसरा देखते हैं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका CS3F, ठीक है ना। तो CS3F की अगर मैं बात करूं, CS3F के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कार्बन हो गया, ये फ्लोरीन, है ना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन को आप कहीं पर भी रखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर तो आपका आ गया, ये वाला, ठीक है ना। फिर भी BrF3 और PCl3F2 अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। BrF3 और PCl3F2। चलो देखो इधर, BrF3 ब्रोमीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। इसके पास लॉन पेयर कितने हैं बोलो? 2। तो लॉन पेयर इसके पास है 2 और बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी बोलो? फिर से वही बात है, हाई En वालों को अपने को प्रायोरिटी देनी है कहाँ पर? एक्सियल पर। तो फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, और अब एक फ्लोरीन अपने को यहाँ रखना ही पड़ेगा। तो आप एट ए टाइम तीनों लॉन पेयर इक्वेटोरियल पर नहीं रख सकते। बात क्लियर है? इसमें फ्लोरीन को हर कहीं पर भी अपन नहीं रख सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को एक्सियल पे देनी है, उसके बाद में अपन कहाँ देंगे बोलो? इक्वेटोरियल पर। तो ये आंसर भी अपना नहीं होगा। अगर अपन बात करें PCl3F2 की, तो PCl3F2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम वो कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। इसके अंदर भी फिर वही बात है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ज़्यादा En वालों को, फ्लोरीन को यहाँ रखना है, और उसके बाद में यहाँ पर Cl का नंबर आएगा। तो आप फ्लोरीन को हर कहीं पर भी रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो अपना आंसर इसके अंदर कौन सा होगा बोलो? CS3F। बात क्लियर है? आगे वाले क्वेश्चन आपने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर इनमें से आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है
तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार वापस से देखें, चीज़ों को आप रिवाइज करें, ठीक है ना। आगे के टेस्ट के लिए आपको, है ना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विनय यादव, टीम CLC सीकर, आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा DCM टेस्ट सीरीज का MTS नंबर 6। उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि भाई 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम will be required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO3 solution and 1 molar H3PO2 solution 100 ml, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इंडिविजुअली अपन लोगों को दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस को क्या करना है, एक में क्या है H3PO3 भरा हुआ है, ठीक है, अच्छा इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा 1 मोलर, और दूसरे में क्या है H3PO2 का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये भी कितना है 1 मोलर, ठीक है। अच्छा एक का वॉल्यूम कितना है आपका 50 ml और दूसरे का क्या है बेटा 100 ml, ठीक है, और दोनों को इंडिपेंडेंटली हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। अब अपन लोगों को पता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट बेस के होंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, एसिड के होंगे, यस और नो, ठीक है। अच्छा जी, तो एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन जब होगा तो इक्वल होंगे। अब अपन लोग बोलेंगे कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे बेटा बेस के, नॉर्मलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। अब देखो आप अगर इसके नॉर्मलिटी की बात करें पहले सॉल्यूशन की, तो पहले सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे तो नॉर्मलिटी इसकी कितनी आएगी बेटा, H3PO3 का एन फैक्टर कितना है, तो H3PO3 का जो एन फैक्टर आ रहा है वो आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। अपन को पता है कि H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन जो है फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो नॉन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे इसका एन फैक्टर आएगा बेटा 2, है ना। तो H3PO2 की नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी, दैट इज व्हाट 2 नॉर्मल, ठीक है। अच्छा और इसमें क्या होगा, H3PO2 की जब बात करेंगे हम लोग तो H3PO2 का एन फैक्टर कितना होगा बेटा, इसमें दो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो दो नॉन एसिडिक है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसका एन फैक्टर है 1। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोनों ही के जो ग्राम इक्विवेलेंट हैं इंडिपेंडेंटली अपन लोग NaOH के साथ इक्वेट करें तो यहाँ पे NaOH का एन फैक्टर 1 ही होता है बेटा, तो इसकी नॉर्मलिटी भी 1 हो गई। आपको वॉल्यूम पूछा है ना, और Na कितना है, Na आपका देखो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड पहले वाले केस में 2 इंटू वॉल्यूम कितना है अपने पास 50 ml, तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आंसर कितना आ गया, Vb आ गया 100 ml फर्स्ट के लिए, ठीक है। सेकंड देखो बेटा, सेकंड आपको क्या बोला जा रहा है कि इसकी भी नॉर्मलिटी कितनी है 1 नॉर्मल, तो अपन लोग बोलेंगे 1 नॉर्मल। इसका वॉल्यूम अपन ने कितना लिया है 100 ml, तो अपन लोग 100 ml ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस और नॉर्मलिटी तो जो है 1 ही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस जो सेकंड वाले केस में आएगा वो क्या आएगा, वो भी 100 ml। तो आंसर क्या हो गया अपने पास 100 and 100, दैट इज व्हाट आंसर इज 2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा आपको बोला जा रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इज इक्वल टू 5 एंड ml इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो मैं कक्षकों की संख्या अपन लोगों को बतानी है ऑर्बिटल्स बेसिकली, तो जब n इज इक्वल टू 5 है तो ये 5th ऑर्बिट है, ml अगर अपन लोगों को चाहिए, ठीक है, तो ml अपन लोगों का कितना दे रखा है +2, ठीक है बेटा। ml किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जो कि क्या बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बात कर रहे हैं कि अगर n इज इक्वल टू 5 है तो वहां पे जो l की वैल्यू परमिसिबल होंगी वो क्या होंगी बेटा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। समझो बात को, मतलब L की जो वैल्यू आएंगी जो कि सब सेल को डिनोट करता है वो क्या आएगी, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, ठीक है, एंड G सब सेल, SPDF एंड G, ठीक है। अच्छा इसमें आपको बोला जा रहा है कि ml +2 किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो ml
अगर हम देखें तो ml क्या होता है बेटा, ml होता है -L2 प्लस L, ठीक है। तो अगर अपन लोग देखें तो S सबसेल जो है उसके पास तो ml+2 हो नहीं सकता, P सबसेल के पास भी +2 नहीं हो सकता, होगा किसके पास बेटा, D सबसेल के पास, F सबसेल के पास और G सबसेल के पास, ठीक है। अच्छा, तो +2 ml की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि एक तो कोई p ऑर्बिटल होगा, इसका कोई d ऑर्बिटल होगा और इसका कोई, सॉरी p नहीं, एक तो आपका d ऑर्बिटल होगा, एक f ऑर्बिटल होगा और एक g ऑर्बिटल होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, ठीक है, n = 5 के करस्पॉन्डिंग, जिसमें ml = +2 मिलेगा। सो आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 में कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5.6 ग्राम आयरन को ट्रीट करा गया है HCl के साथ और इससे अपन लोगों ने FeCl2 बनाया, ठीक है। The evolved hydrogen gas is expanded against the constant external pressure of 1 bar at the same temperature, ठीक है। तो देखो Fe को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो FeCl2 प्राप्त हो रहा है और जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है वो प्रसार कर रही है 1 बार के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन अपन से पूछा जा रहा है कि एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन जहां तक अपन लोग जानते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अगर अपन लोग देखें पहले हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कोई भी गैस अगर एक्सपेंड करती है तो वर्क डन के करस्पॉन्डिंग जो है आपका क्या आता है बेटा, -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, है ना। अच्छा, तो -P डॉट डेल्टा V, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर तो अपन लोगों का 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है, उसके ही अगेंस्ट गैस एक्सपेंड हो रही है। अब सवाल ये कि ये डेल्टा V कितना हुआ, चेंज कितने का आया प्रोसेस के दौरान, तो अपन ये देख रहे हैं यहाँ पे कि आयरन जो है ना वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ट्वाइस HCl के साथ और यहाँ पे क्या बना रहा है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा देखो यहाँ पे कि आयरन कितना दे रखा है आपको बेटा, 5.6, तो 5.6 के करस्पॉन्डिंग ये कितना हो गया, 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल आयरन के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0.1 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब 0.1 मोल हाइड्रोजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रसारित हो रही है 1 बार के अगेंस्ट, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि भाई ये जो डेल्टा V आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपन लिख सकते हैं कि जो डेल्टा Ng होगा, भाई ये सॉलिड फेस में है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रहा होगा, ठीक है। तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा Ng/T/P। अब P और P कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, -डेल्टा Ng/T, ठीक है। सो अपन लोगों के पास ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कि भाई जो W आएगा वो आएगा -डेल्टा Ng/T, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा Ng कितना आया है, डेल्टा Ng आया है बेटा 0.1 मोल, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, 8.314, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आप क्या करोगे, 300, ठीक है। अच्छा जी, तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये आएगा आपका -249, है ना, और यहाँ पे आपका, ठीक है, 249.42, है ना, जूल के टर्म्स में। तो अगर अपन लोग देखें तो ये -0.249 किलो जूल आएगा बेटा, है ना। तो अपना सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरीके का ध्यान रखना आगे। A certain reaction is of first order kinetics, 32% of the reactant is left after 60 minutes, ठीक है। मतलब जो अभिक्रिया है वो 60 मिनट के पश्चात अभिकर्मक की 32% मात्रा शेष रह जाती है ना। अभिक्रिया का अर्धायु काल पूछा है ना। तो इस तरीके का अपन लोगों ने फॉर्मूला सीखा होगा बेटा, ठीक है, कि भाई Tx% जो होता है वो कितना होता है, 2.303 अपॉन K log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x। ये किसके लिए हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, मतलब जो अमाउंट हमारी इनिशियल है और जो अमाउंट बाकी रह गई है, ठीक है, उनका रेशियो यहाँ पे रहता है। तो अपन लोगों को बोला जा रहा है कि भाई 32% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट अमाउंट कितनी है, 32%, ठीक है। अगर ये 32% है
तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई 68% कंज्यूम हो गया, ठीक है, 68% कंज्यूम हो गया है। और अपन लोग हाफ लाइफ का अगर इसके साथ रेशियो निकालेंगे तो 2.303 बाई के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा बेटा 100 लॉग ऑफ 100 अपॉन, यहाँ पे 100 माइनस एक्स क्या होगा, 68% खत्म हो गया, तो दिस इज 32 अपॉन व्हाट बेटा, लॉग ऑफ, ये आएगा आपका लॉग ऑफ 2, है ना, लॉग ऑफ 2, ठीक है। अच्छा अब देखो अपन लोगों को इसको सॉल्व करना है ना। हाफ लाइफ जो है आपको 68% खत्म होने में 60 मिनट का वक्त लग रहा है, ठीक है। तो हाफ लाइफ कितनी आएगी जरा देखो, टी हाफ जो आएगा या टी 50% जो आएगा, ठीक है, वो आएगा आपके पास बेटा log 2 अपॉन log 100 अपॉन 32 एंड दिस इज व्हाट टी 68%, ठीक है। अच्छा जी, ये समय आपको कितना दे रखा है बेटा, 60 मिनट का दे रखा है, इसको 60 कर दो। log 2 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 0.3 होती है। log 100 इसको लिख सकते हैं, माइनस log 32 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा log 100 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। और log 32 मतलब अपन लोग क्या लिख सकते हैं इसको, log 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को, है ना। 5 को आगे ले जाओ तो 5 आगे आ गया बेटा, है ना, 5 log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5 आप करोगे तो ये 1.5 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 1.5, तो 2 में से 0.5 चला गया, 1.5 चला गया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 0.5, ठीक है। अच्छा मतलब अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि 3/5 ऑफ 60, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 12 पंचे 60 और ये 36 मिनट आंसर आएगा, ठीक है। सो ये आपका कितना आ गया, 36 मिनट आंसर हो गया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा याद रखना आप लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है बेटा 0.01 मोल ऑफ वीक एसिड HA, जिसका Ka आपको दे रखा है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA पूछा गया, ठीक है ना। तो वियोजन की जो कोटि है वो अपन लोगों को पूछी गई है इसमें, ठीक है। तो यहां देखो क्या होगा, अल्फा बेसिकली अपन लोगों को निकालना है। तो देखो वीक एसिड के लिए अपन लोग जानते हैं कि वीक एसिड का आयनाइजेशन ऑलरेडी बहुत कम होता है, ठीक है, H प्लस प्लस A माइनस, और इसके लिए अपन लोगों ने K लिखा है कितना बेटा, K की वैल्यू है अपने पास 10 की घाते -6, ठीक है ना, 10 की पावर -6, ठीक है। अच्छा ये जो सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, वो HCl के साथ लिया गया, ठीक है, मतलब HCl में अपन लोगों ने डिसॉल्व करा HA को। HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपन को पता है पानी के अंदर, और HCl पानी में जो है बेटा एक्वा सॉल्यूशन जो बना होगा वो उसमें पूरे तरीके से आयनाइज रहेगा। तो HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी है बेटा, ये सपोज करो C1 है, तो ये पूरा आयनाइज होके C1 और C1 हो गया, ठीक है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान के चलो C0 है, ठीक है। अब देखो अपन को पता है यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो इसका आयनाइजेशन पहले से भी कम था, अब और भी कम होगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, C0 में से ये C0 अल्फा हो गया, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, C0 अल्फा बनेगा और ये C0 अल्फा बनेगा। लेकिन H प्लस का जो मेन सोर्स आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, H प्लस जो है आपका सॉल्यूशन के अंदर है कितना बेटा, C1 प्लस C0 अल्फा, ठीक है। अच्छा जी, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग लिखेंगे K बराबर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अपॉन HA, ठीक है, ये लिखेंगे बेटा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, C1 प्लस C0 अल्फा, ठीक है, और ये कितना है आपका C0 अल्फा अपॉन क्या आ रहा है, C0 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C0 को कॉमन ले लो, C0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड का वो ऑलरेडी कम है, ठीक है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पहले से ही कम रही थी, है ना। अब कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से ये और भी कम हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि अपन लोग लिखेंगे कि 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो है 1 से बहुत बहुत कम होगा,
ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देंगे। साथ में जो C1 के रिस्पेक्ट में एसिड के आयनाइजेशन से जो H प्लस आयन डेवलप हुए हैं वो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल होंगे, तो इनको भी जीरो कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ बचता क्या है, एसिड HCl की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, ओके, अपॉन ये तो 1 माइनस अल्फा हो गया बेटा, ये आ गया Ka। तो अल्फा जो आएगा वो कितना आएगा, अल्फा आएगा अपने पास Ka अपॉन C1, ठीक है। अच्छा, तो Ka का मान कितना हो गया अपने पास 10 की पावर -6 और C1 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, अब ये सॉरी 0.1 है, ठीक है, 0.1 है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा 10 की पावर -5, सो आंसर थर्ड होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली C0 तो कैंसिल आउट ही हो गया हर जगह से, तो अगर C0 कैंसिल आउट हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन निकालने की हमें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ रही है। बात समझ आ गई? चलो बढ़ते हैं आगे। बाकी अगर किसी को C0 पता ही करना है तो C0 क्या होगा, C0 आपका मोल दे ही रखे बेटा, और वॉल्यूम टोटल कितना ले लिया 1 लीटर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी वीक एसिड की 0.01 मोलर ली गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से है। क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ SO3 गिव्स व्हाट, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2, द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। ओके, आपको बोला जा रहा है बेटा Kp और Kc किसी गिवन टेम्परेचर पे क्या है, जो है 20 और 600 है ना। तो अपन लोगों को Kp और Kc में रिलेशन पता है, अपन को टेम्परेचर पता करना है बेटा, है ना। Kp का मान कितना दे रखा है आपको 600, ठीक है, और Kc का मान कितना दे रखा है 220, है ना। अच्छा, RT डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए कितना है, डेल्टा Ng अपने पास आ रहा है 1, ठीक है, डेल्टा Ng कितना आ रहा है 1, है ना। तो अपने पास जो है बेटा RT की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, आप देखोगे तो इसको 30 आ रही है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो T कितना हो जाएगा अपने पास, T हो जाएगा 30/R, ठीक है। R का मान अपन को कितना दे रखा है बेटा, R का मान दे रखा है अपन को 30/0.0831, ओके। अच्छा, और ये यूनिट आपको दे रखी है बार लीटर पर केल्विन पर मोल, तो अपन लोग टेम्परेचर देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करके बेटा, तो 361 या 360 के अराउंड आता है, तो 361 केल्विन शुड बी द आंसर, ठीक है। सो आपका ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपको क्या बोला जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ओके भाई। आपको क्या दे रखा है बेटा, बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है, और आपको जो है लैम्डा नॉट फॉर HCl भी दे रखा है, यस और नो, ठीक है। कितना दे रखा है इनका मान बेटा, आपको 280 ये दे रखा है, 860 ये दे रखा है, और 426 इसका दे रखा है, ठीक है। यूनिट आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें आपको पता क्या करना है बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम सल्फेट क्या आएगा, ये आएगा आपका लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम 2+ आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम +2 कितना है, ये कैसे पता चलेगा बेटा, अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेरियम 2+ मिलेगा हमें बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, सल्फेट आयन मिलेगा हमें H2SO4 से, ठीक है। अब अपन को चाहिए क्या नहीं है, H और Cl नहीं चाहिए, तो अपन लोग क्या करें, लैम्डा नॉट ऑफ HCl घटा दें, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अपन लोगों का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है अपन को, ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 280, ठीक है, प्लस 860, ठीक है, ये आ गया आपका 8 6 14 8 2 10, है ना, 11 1140, ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4, और HCl का कितना आ रहा है आपको यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 426 यहाँ पे कर दिया, ठीक है,
तो ये आ रहा है 2 छक 12, ठीक है, और ये 852 बेटा, ठीक है। 1140 माइनस 852 अपन लोगों को करना है 852, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे क्या आ रहा है 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे आपको 2 है ना। तो 288 ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका 288 आ रहा है। तो बेरियम सल्फेट की अनंत तनुता मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगी बेटा वो 288 आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 70 देख रखा है ना। तो 70 में क्या बोला जा रहा है आपसे कि CO प्लस H2O गैस गिव्स व्हाट, CO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या है आपको डेल्टा Ng का मान क्या बेटा 0 है, मतलब किसी भी साइड गैसियस कंपोनेंट ज्यादा नहीं है ना ही किसी साइड कम है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अपन लोगों को इक्विलिब्रियम अमाउंट CO2 की बढ़ानी है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाई जाए, तो देखो बेटा कैटलिस्ट अगर ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, मतलब साम्य की अवस्था इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहले आ जाती है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को वो अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ना ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन हटा दो। एडिंग इनर्ट गैस भी यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगी। यूजुअली इनर्ट गैस को अपन लोग दो कंडीशन में ऐड कराते हैं, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे या तो कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो है इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां पे गैसेस कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अपन लोग बात करें यहाँ पे एडिंग इनर्ट गैस, ठीक है, यहाँ पे इनर्ट गैस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि गैसेस कंपोनेंट किसी भी साइड ज्यादा नहीं है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो रिएक्शन चेंबर है बेटा उसका अगर वॉल्यूम अपन ने कम कर दिया, ठीक है, तो यूजुअली अपन ने देखा कि ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे गैसेस कंपोनेंट कम होंगे ताकि प्रेशर डिक्रीज हो सके। तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि दोनों साइड गैसेस कंपोनेंट तो इक्वल ही है, ठीक है, तो ये भी आंसर हटा दो, है ना। अब अपन लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO, ऑब्वियस है अगर अपन लोग कंसंट्रेशन ऑफ CO बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अपन लोग देखेंगे कि जो Q की वैल्यू है, ठीक है, Q की वैल्यू क्या होती है बेटा, जो रिएक्शन कोसेंट है आपका CO2 एंड हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CO की कॉन्सेंट्रेशन एंड H2O, ठीक है। अगर ये अमाउंट आप बढ़ा रहे हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो Q ड्रॉप कर जाएगा बेटा, Q की वैल्यू Kc से कम आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा ली-चार्टियर प्रिंसिपल से, और फॉरवर्ड में जाएगा तो ऑब्वियस CO2 की अमाउंट भी फिर बढ़ने लगेगी, ठीक है। सो आंसर आपका फोर्थ आना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपको बोला जा रहा है, ये सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर द कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर कैन बी, ठीक है। तो कोगुलेशन पावर क्या होती है बेटा, कोगुलेशन पावर होती है किसी भी सोल को कोगुलेट करने की जो पावर होती है उसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब सोल का नेचर क्या है अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि FeOH थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव सोल है तो इसको नेगेटिव आयन क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इसको कोगुलेट कर पाएंगे। तो नेगेटिव आयन में भी अगर अपन लोग देखें तो जो ऑर्डर रखना पड़ेगा अपन लोगों को, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी, ठीक है। अच्छा वैलेंसी ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो अपन लोग बोलेंगे कि आंसर 2 होना चाहिए। फॉस्फेट आयन की कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा, फिर सल्फेट, फिर क्लोराइड, ठीक है। अच्छा ये वाले तो हो नहीं सकते आंसर बेटा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है वो, है ना। बढ़ते हैं आगे। 72 ऑक्सीडेशन रेडॉक्स वाले चैप्टर से है अपना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस ऑफ Br3O8, अपन को Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक पूछा गया था, ठीक है। तो आपको देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन की सीक्वेंस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बेटा ये ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन -2 लेगा, ठीक है। और इस ब्रोमीन पे क्या आएगा +6, ठीक है, -2 के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन डायरेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ एटम है तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इस बॉन्ड के लिए, ठीक है। अच्छा ये सेंट्रल ब्रोमीन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, -2 ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ पे क्या आएगा +4, ठीक है। अगेन क्या होगा
ये ब्रोमीन पहले ही वाले ब्रोमीन जैसी सिचुएशन में, तो इस पे आएगा +6, तो अपन लोग बोलेंगे +6 +4 +6, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, 73 जो है वो भी आपका रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको बोले रहे 3 मोल AX प्लस requires 1 mole of dichromate for the oxidation of AX plus into AO3 माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, Cr2O7, अपन को बैलेंस इक्वेशन तो नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे आप AX प्लस से AO3 माइनस में जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे बेटा डाइक्रोमेट आयन जो है क्रोमियम +3 में जा रहा होगा। ठीक है, अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AX प्लस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट आयन, यस और नो। ठीक है, चलो भाई ये बात अपन को समझ में आ गई। ये आपका X है और ये आपका, ठीक है, A की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी चेंज हुई है बेटा, यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, X से आप +5 जा रहे हो तो चेंज कितने का हुआ, इसका n फैक्टर कितना होगा बेटा, इसका n फैक्टर होगा 5 - X। ठीक है, अच्छा, डाइक्रोमेट आयन जो है आपका क्रोमियम +6 में, +6 से आप +3 में जा रहे हो, तो इसका n फैक्टर जो आप देखोगे वो कितना आएगा, 2 एटम है क्रोमियम के, 1 एटम के करस्पॉन्डिंग चेंज कितने का आ रहा है बेटा, 3 का, तो अपन लोग बोलेंगे इसका n फैक्टर आएगा 6। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने के लिए अपन लोगों को क्या है बेटा, अगर मोल दे रखा हो तो आप उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो AX प्लस के मोल कितने अपने पास 3, और यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, इसका n फैक्टर आ रहा है 5 - X। ठीक है, अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 कितना हो गया, मोल आपके पास 1 है और इसका n फैक्टर कितना है 6। ठीक है, तो अपन लोग देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना, 3 2 6 है ना, तो 5 - X बराबर क्या हो गया, 5 - X बराबर हो गया 2, और X बराबर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा ये 3 है ना, तो X बराबर 3 इसका आंसर होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नाउ 74 नंबर देखो, आपको क्या बोला जा रहा है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है, हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8, हेनरीज कांस्टेंट इज 1 × 10⁵ ठीक है, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो अपन लोग बोल रहे हैं कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 5। ठीक है, तो मतलब जो गैस का प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो कितना बेटा 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा, अब उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, क्योंकि नाइट्रोजन का एयर के अंदर कंपोजिशन है वो कितना है 0.8 × व्हाट 5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे अपन लोग जानते हैं हेनरीज लॉ से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू व्हाट, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ दैट गैस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन वाटर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आ रहा है बेटा 4, आपको KH की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵। ठीक है, अच्छा, X आपको पता करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको पता करना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन 5 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन गैस के, नाइट्रोजन गैस के मोल क्या होंगे, इग्नोरेबल होंगे, तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे 5 मोल वाटर के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू व्हाट 20 × 10⁵, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻⁴। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया आपका बेटा, ऑप्शन 2 है ना। अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अच्छा, यहां से इनऑर्गेनिक का सेक्शन है, सेक्शन ए में। ठीक है, तो अपन लोग अब सेक्शन बी जो पार्ट बी है उसमें जो फिजिकल के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, है ना। चलो बेटा, पार्ट बी में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96,
आपको दिया जा रहा है अ सॉल्यूट ए डाइमराइजेस इन वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज 100.52 डिग्री, द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए। तो अपन लोगों को क्या करना है यहाँ पे, आपको बेटा एक्वस फेस में, ठीक है, पानी के अंदर जो भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है वो क्या कर रहा है, डाइमराइज हो रहा है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी आपके पास कितनी है, मोलरिटी है 2, ठीक है, सो 2 मोलर हो गया। के बी आपको कितना दे रखा है 0.52, आई आपको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे डेल्टा टीबी कितना आ रहा है बेटा 0.52 होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100.52। तो अपन लोग देखेंगे कि आई की वैल्यू जो आ रही है, वांट ऑफ फैक्टर जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अपन लोगों को पता है बेटा कि यहाँ पे अगर कोई एन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ए एन टाइप का या बी ए एन टाइप का, ठीक है, तो अपन लोग इसका वांट ऑफ फैक्टर जब निकालते हैं आई का एक्सप्रेशन निकालते हैं, अगर इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है, ठीक है, जो संगठन की जो आपकी मात्रा है अल्फा, ठीक है, या उसको बीटा बोल सकते हैं अपन लोग, तो 1 + 1/n-1 इंटू बीटा, अल्फा होता है वियोजन के लिए तो इसको बीटा मान लो, ठीक है। अच्छा, अब अपन लोगों को आई कितना दे रखा है बेटा 1/2, और यहाँ पे 1 + n क्या है बेटा 2 क्योंकि द्विलिकीकृत हो रहा है, मतलब डाइमराइज हो रहा है, तो 1/2 - 1 एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो बीटा आ गया आपका 100, बीटा आ गया 1, तो मतलब 100% अणु जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, संगठित होंगे, डाइमराइज होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2, आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बोला जा रहा है PbI2 का जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो 8 × 10⁻⁹ है, KSP की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है भाई। तो PbI2 का जब डिसोल्यूशन होता है पानी के अंदर तो क्या होगा, इस तरीके से होगा बेटा, KSP आपको दे ही रखा है, KSP कितना दे रखा है 8 × 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा, आपको बोला जा रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, solubility of lead iodide in the solution of 0.1 मोलर solution of lead nitrate, ठीक है। तो अपन लोगों को लेड नाइट्रेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा आयनाइज होगा, ठीक है। तो Pb2+ + ट्वाइस ऑफ NO3 बेटा, ठीक है, ट्वाइस NO3 माइनस। तो आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले रखी है, सपोज C ले रखी है, C = 0.1 अपन को पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये C आएगा और ये भी C आएगा, ठीक है, 2C। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है अपन लोगों को पता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो मान के चलो इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो ये कितना होगा S, और ये भी ये 2S हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, Pb2+ का मेन सोर्स कौन है बेटा, लेड नाइट्रेट। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि लेड की आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में वो क्या होगी S+C, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो KSP की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है 10⁻⁹, तो S की वैल्यू बहुत कम होगी। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि S+C जो है ऑलमोस्ट अपन लोग किसके बराबर रखेंगे, C के बराबर। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इग्नोरेबल हो जाएगी। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि KSP जो आएगा वो अपन लोग बोलेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन और I- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे S+C मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 2S की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो S तो यहाँ पे इग्नोर कर दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 4S² मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल टू KSP। KSP कितना आ रहा है 8 × 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो यहाँ पे अपन को निकालना है क्या बेटा, अपन को निकालना है S, ठीक है। अच्छा जी, S निकालना है, C आपको दे रखा है कितना, C आपको दे रखा है 0.1, तो 0.1। क्लियर। सो अपन लोगों के पास क्या आ रहा है देखो, ये 4 का डिवीजन करा 2 टाइम्स, तो ये आ रहा है आपका 2 × 10⁻⁻⁷,
8 इज इक्वल टू व्हाट, एस स्क्वायर। तो एस बराबर क्या आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अंडर रूट ऑफ 2 होता है 1.41 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा अपने पास 141 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। सो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि 141 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट से। आपको बोला जा रहा है बेटा कि कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है जो कि विच रिक्वायर 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन मान के चलो यहाँ पे CXHY है, ठीक है। इसका जब ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन कराते हैं तो सबको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, XCO2 गैस प्लस Y/2 H2, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन को जरा बैलेंस करते हैं। तो अगर X कार्बन एटम है तो वहां पे XCO2 जाएगा, तो कितने ऑक्सीजन मोल गए, X। और Y हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, Y/4, ठीक है। अच्छा, तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गई हाइड्रोकार्बन के कंबस्टन के लिए, है ना। अगर सपोज करो इसका अपन लोग बोल रहे हैं कि जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम उससे 8 गुना ज्यादा जाता है, ठीक है। मान के चलो अपन लोगों ने इसका 1 लीटर या 1 ml लिया, है ना, किसी भी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर ये 1 ml बर्न होता है तो x/4 कितना होगा बेटा, x/4 होगा इसका 8 गुना ज्यादा, मतलब 8 ml, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई। साथ में 1 ml अगर अपन लोगों ने लिया तो ये बोल रहे हैं कि भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसेस 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम CO2, ठीक है ना। तो CO2 कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 गुना ज्यादा। तो अपन लोग बोलेंगे कि अगर इसका 1 ml लिया तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 5 ml, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि x जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 5 के बराबर, क्योंकि अपन ने जो भी वॉल्यूम लेना है VML लेंगे तो 5 जो है आपका कितना आएगा, XV आएगा। XV और V का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा X, तो X आ गया आपका 5, ठीक है। अब X की वैल्यू जरा यहाँ पे पुट करो तो ये आ गया 5 प्लस Y/4 बराबर 8। तो Y/4 कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे Y आ गया आपका 12, तो आंसर आपका बन रहा है C5H12, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा जी, ये बेटा थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आया है इसमें अपन लोगों को पूछा है कि भाई एक साइक्लिक प्रोसेस है, A से B, B से C, C से A और वापस A से B, है ना। ओके, इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू, तो वर्क डन नेट तो जीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है। कोई वर्क डन स्टेट फंक्शन तो है नहीं है कि ए से वापस ए आ गए तो जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए से बी अगर आप गए तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, WAB आपका होगा 0, ठीक है। WAB जो होगा 0 होगा, ठीक है। अच्छा, WC2A जब आ रहे हो तो WC2A आपका जो देगा बेटा वो कितना होगा, माइनस ऑफ P1, ठीक है। अच्छा, आप वॉल्यूम कितना ले रहे हो, फाइनल वॉल्यूम है V1 माइनस 3V1, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ या प्लस ऑफ 2P1V1, ठीक है। अच्छा, ये W ऑफ CA आ गया। अच्छा, तो W ऑफ CA क्या देगा बेटा, ये वाला एरिया देगा अपन को, है ना, जो कि कंप्रेशन वाला वर्क है, तो कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अपन लोग B से C जा रहे हैं, तो B से C में कौन सा एरिया आएगा, देखो B से C में ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। B से C के जो लाइन आ रही है उसमें ये वाला एरिया भी आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे कि ये B से C में ये वाला जो एरिया आएगा वो एक्सपेंशन के दौरान आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि नेट वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, नेट वर्क डन जो आएगा वो B से C वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका अंदर का एरिया आएगा, ठीक है, एरिया इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 1/2 इंटू वॉट, बेस कितना है अपने पास 2V1 और बेस कितना बेटा 2V1, W नेट अपना जो आ रहा है वो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है अपने पास
2v1 और ये जो डायमेंशन है प्रेशर का वो कितना बेटा 5p1, ठीक है, मतलब ये वाला 5p1 हो गया और ये वाला 2v1 हो गया, है ना, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5p1v1। चूंकि ये वाला जो B से C का कर्व आ रहा है वो एक्सपेंशन में आ रहा है, तो ये वर्क क्या होगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा -5p1v1, ठीक है। सो दिस वन विल बी द एरिया ऑफ दिस लाइन BC, है ना। अच्छा, और बाकी ये वाला जो एरिया है वो दोनों साइड एक्सपेंशन और कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अपन का फाइनल आंसर आएगा बेटा -5p1v1। सो आंसर इज थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सेम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ठीक है, मैक्सिमम। तो किस में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग रिएक्शंस के लिए दे रखी है बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसमें अपन लोग ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि जो लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट है, ठीक है, उनका रेशियो जो रहेगा बेटा log K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है। अगर अपन लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हैं हर एक रिएक्शन के लिए, तो ये वाला टर्म तो क्या हो गया, कॉमन हो गया सबके लिए। 1/T1 और 1/T2 का जो डिफरेंस आएगा वो तो सबके लिए सेम हो गया। अब अपन लोग देखेंगे कि जिसका EA ज्यादा होगा उसका क्या होगा बेटा, log ऑफ K2 by K1 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसका log ऑफ K2 by K1 ज्यादा होगा उसका K2 by K1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब K2 और K1 का रेशियो जो है सबसे ज्यादा किसमें आएगा, जिसका EA ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन बनेगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक है। बिल्कुल अप टू द मार्क पेपर था, हर एक चैप्टर से करीब इक्वल प्रोपोर्शन में जो है वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस लिए गए थे। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।